दोस्तों 94 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हमारा यूनिवर्स 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज का घर है। हर गैलेक्सी में करीबन 1 लाख मिलियन से ज्यादा सितारे हैं और इन सभी सितारों के अपने खुद के ग्रह यानी कि प्लैनेट्स हैं। कुछ के 10 तो कुछ के 1000 से भी ज्यादा। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही करीबन 800 बिलियन से लेकर 3.2 ट्रिलियन प्लैनेट्स यानी कि ग्रह मौजूद हैं। और ये आंकड़े हमें हैरत में डालने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि क्या हमारी दुनिया में एलियंस हैं या फिर नहीं, और क्या अनगिनत ग्रहों के बीच आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन बसता है, और क्या भविष्य में पृथ्वी पर जीवन खत्म होने के बाद इतना बड़ा ब्रह्मांड सिर्फ उड़ता हुआ वीरान पत्थरों का मैदान बनकर रह जाएगा। यही सवाल हमें ले चलता है फर्मी पैराडॉक्स की तरफ, जो एक दिमाग घुमा देने वाले विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन के इर्द गिर्द घूमती एक पहेली है। तो क्या है ये फर्मी पैराडॉक्स, और क्या कभी हमारी एलियन से मुलाकात हो पाएगी या फिर नहीं? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। तो मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं रिफ्लेक्ट। अमेरिकन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी, जिन्होंने पहली बार न्यूक्लियर रिएक्टर इन्वेंट किया था और पूरी दुनिया में न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी, वो सन 1950 में एक दिन अपने दोस्त के साथ लंच कर रहे थे। तभी बातों बातों में उन्होंने एक मार्मिक सवाल पूछा कि अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है तो बाकी के लोग कहाँ हैं? वेयर इज एवरीबॉडी? हम आज तक उन्हें देख या सुन क्यों नहीं पाए हैं? तब से लेकर ये सवाल द फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन सुनने में तो काफी सरल लगता है, लेकिन पिछले 74 सालों से दुनिया भर के महान से महान वैज्ञानिक भी इसका सटीक उत्तर नहीं खोज पाए हैं। क्योंकि जहां एक तरफ लाख कोशिश करने के बावजूद हमें यूनिवर्स में एडवांस सिविलाइजेशन होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया, वहीं दूसरी तरफ हमारी यूनिवर्स की 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में करीबन 1 नोनिलियन यानी कि 10 टू द पावर 30 प्लैनेट्स मौजूद हैं। सीधी सी बात है, अगर हम स्क्रीन पर 10 के साथ में 30 टाइम्स 0 टाइप करेंगे ना, तो यकीन मानिए आप इसे वर्ड्स में डिफाइन करके रीड करके पढ़ ही नहीं पाएंगे। इट्स इम्पॉसिबल। ऐसे में सवाल ये आता है कि इतने ज्यादा प्लैनेट्स में से क्या एक भी पृथ्वी जैसा हैबिटेबल प्लैनेट नहीं हो सकता है? दोस्तों, सौर मंडल से बाहर पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स मौजूद हैं जो दूसरे सितारों के चक्कर काटते हैं, उन्हें हम एक्सो प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। और इन सभी प्लैनेट्स में से आज तक सिर्फ 5000 से 10,000 प्लैनेट्स को ही हम ऑब्जर्व कर पाए हैं, जिनमें से साइंटिस्ट को कुछ प्लैनेट्स पर जीवन की संभावना दिखाई देती है क्योंकि वो अपने गोल्डीलॉक जोन में है। अब ये गोल्डीलॉक जोन क्या होता है? देखिए, किसी भी सितारे के आसपास का वो एरिया होता है जिसमें मौजूद सभी प्लैनेट्स के टेम्परेचर कंडीशन बिल्कुल सही होती है, यानी तापमान न ज्यादा ठंडा होता है और ना ही ज्यादा गर्म। इसे कहते हैं गोल्डीलॉक। और इसीलिए गोल्डीलॉक जोन में मौजूद प्लैनेट्स पर पानी लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है, जो कि किसी भी प्रकार के जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। अब हर प्लैनेट का अपना एक गोल्डीलॉक जोन होता है। अगर सितारा छोटा होता है तो उसका गोल्डीलॉक जोन पतला, छोटा और काफी नजदीक होता है। वहीं अगर कोई सितारा बड़ा होता है तो उसका गोल्डीलॉक जोन मोटा, बड़ा और सेंटर से काफी दूर होता है। लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्लैनेट अपने गोल्डीलॉक जोन में हो वहां जीवन के लिए जरूरी हर चीज जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर मौजूद हो। इसीलिए सन 1961 में एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक ने एक इक्वेशन क्रिएट किया था, ये कैलकुलेट करने के लिए कि मिल्की वे गैलेक्सी में कितनी एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद है, जिसे ड्रेक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे कि हम इस इक्वेशन की कैलकुलेशन करके ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि मिल्की वे में कितने ग्रहों पर एलियंस मौजूद हो सकते हैं, है ना? लेकिन इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसमें मौजूद 7 वेरिएबल्स में से हमें 4 की वैल्यू तो ठीक से पता ही नहीं है। हालांकि फिर भी कई वैज्ञानिकों ने अनुमानित तौर पर कैलकुलेशन करके ड्रैक इक्वेशन के जरिए न सिर्फ मिल्की वे बल्कि पूरे यूनिवर्स में लाइफ होने की संभावना खोज निकाली है। इसके अलावा पृथ्वी पर भी वैज्ञानिकों ने कई ऐसे जगहों पर भी लाइफ खोज निकाली है जहां की लिविंग कंडीशन वर्स्ट थी। फॉर एग्जाम्पल, पहले साइंटिस्ट का मानना था कि अंटार्कटिका की आइस शीट्स के नीचे कोई लाइफ होना इम्पॉसिबल है, वहां कोई कैसे जी सकता है। लेकिन रिसेंटली अंटार्कटिका की सतह से 3000 फीट नीचे जमी हुई बर्फ में भी 2 तरह के अनआइडेंटिफाइड एनिमल क्रिएचर्स मिले हैं जो कि जिंदा थे। दूसरी तरफ आज से करीबन 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग से हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ था। हमारी पृथ्वी का जन्म 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, जिसके 900 मिलियन ईयर्स बाद पृथ्वी पर पहले सिंगल सेल बैक्टीरिया यानी कि माइक्रोबीज का जन्म हुआ था। और हम इंसान तो सिर्फ 3 लाख साल पहले ही धरती पर आए हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हमारा यूनिवर्स है ये कितना पुराना और बड़ा है, जिसमें हम इंसानों की एवोल्यूशन प्रोसेस के 3 लाख साल तो ना के बराबर हैं। तो कुल मिलाकर जो बाकी का टाइम बचा उसमें भी तो पृथ्वी की तरह दूसरे प्लैनेट्स डेवलप हुए होंगे ना, जहां जीवन की शुरुआत हुई होगी। तो अगर वाकई में यूनिवर्स में एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद है तो फिर हम आज तक उनसे क्यों नहीं मिल पाए?
इस रोमांचक सवाल को लेकर द ग्रेट फिल्टर थियरी कहती है कि एक महत्वपूर्ण बाधा या फिल्टर हो सकता है जो उस एडवांस सिविलाइजेशन को उस पॉइंट तक पहुंचने से रोकता है जहां वो अपने होम प्लेनेट से दूर कम्युनिकेशन या ट्रैवल करने के काबिल बन पाए। यानी कि किसी भी सभ्यता के विकास क्रम में कोई ना कोई ऐसी चुनौती आती ही है जिसे वो पार नहीं कर पाते हैं और वो पूरी की पूरी सभ्यता विलुप्त हो जाती है। अब ये चुनौती कोई भी हो सकती है, जिनमें से कुछ हम अर्थ से रिलेटेड रियल लाइफ फ्यूचर प्रेडिक्शंस के साथ समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, प्लैनेट्स प्रॉब्लम्स। अब आज से करीबन 65 मिलियन साल पहले जब एक एस्टेरॉइड पृथ्वी से आकर टकराया था, तब हुए महाविनाश में डायनासोर्स की पूरी प्रजाति विलुप्त हो गई थी। ठीक इसी तरह से यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे किसी भी प्लैनेट को अनेकों मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सरवाइव करना मुश्किल होता है। जैसे आज से करीबन 2 से 3 बिलियन ईयर्स बाद जब सूर्य अपनी मौत के करीब पहुंचेगा तो वो एक बड़े रेड जाइंट में तब्दील होकर मरकरी और वीनस को निगल लेगा और जला देने वाली गर्मी के साथ एक्सपेंड होते होते सूरज इतना बड़ा हो जाएगा कि पृथ्वी के पास तक एक्सपेंड हो जाएगा और फिर हो जाएगा ब्लास्ट, जिससे पृथ्वी का नामो निशान नहीं बचेगा। ऐसे में अगर हम कुइपर बेल्ट से बाहर किसी प्लैनेट पर बसने के लिए नहीं पहुंच पाए तो पूरी दुनिया से इंसानों का अस्तित्व मिट जाएगा। नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग। इस वक्त पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ इंसान रोजाना अनगिनत नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे होता यह है कि क्लाइमेट कंडीशन बदल रही है और ग्लोबल वार्मिंग का स्तर लगातार बढ़ रहा है। कुल मिलाकर बर्फ पिघल रही है और जब ये हद के पार पहुंच जाएगा तो एंटार्कटिक आइस शीट पिघलने और सुनामी एंड अर्थक्वेक लाने से लेकर ओजोन लेयर में छेद करने तक कुदरत इस तरह अपना कहर बरसाएगी कि इंसानों का जीना मुश्किल हो जाएगा और धीरे धीरे सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। नंबर 3, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब आप कहेंगे कि टेक्नोलॉजी तो एलियन से कनेक्ट करने के लिए हमारी स्ट्रेंथ हो गई है, ये कैसे बुराई हो सकती है? लेकिन वो कहते हैं ना कि एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ठीक उसी तरह से रिसेंटली बूम हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री भी हम इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है, जिसे लेकर स्टीफन हॉकिंस ने तो कहा था कि फ्यूचर में एआई ह्यूमंस को आउटस्मार्ट कर देगी और इलॉन मस्क ने तो ये तक कह दिया था कि एआई न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा डेंजरस है। Rock, paper, scissors, shoot. Mark my words, AI is far more dangerous. इसी तरह से द ग्रेट फिल्टर थियरी के मुताबिक यूनिवर्स की हर एडवांस सिविलाइजेशन के सामने एक ऐसी चुनौती आती होगी जो उन्हें होम प्लेनेट से दूर कम्युनिकेट और ट्रैवल करने से पहले तबाह कर देती होगी। ऐसी ही एक और थियरी है, ज़ू हाइपोथेसिस, जिसके मुताबिक फर्मी पैराडॉक्स आज तक इसलिए अनसुलझा है क्योंकि हमारी एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन जानबूझकर पृथ्वी से संपर्क बनाने से परहेज करती है और दूर से ही हमें ऑब्जर्व करती रहती है। ठीक वैसे ही जैसे हम जू के पिंजरे में कैद जानवरों को देखने तो जाते हैं लेकिन सीधे तौर पर उनके कनेक्ट में आना नहीं चाहते हैं, इसीलिए जू हाइपोथेसिस थियरी के नाम से ही इसे जाना जाता है। अब जानबूझकर कांटेक्ट ना करने के कई कारण हो सकते हैं। इसकी एक संभावना तो ये भी है कि मानवता को स्वाभाविक रूप से विकसित होते देखना चाहते हैं। दूसरी संभावना ये है कि ये इन सिविलाइजेशंस का एक मोरल कोड हो सकता है जो इन्हें कम विकसित प्रजातियों से संपर्क करके खुद को सर्वोपरि दिखाने से रोकता है। और तीसरी संभावना तो ये है कि हम इतने विकसित ही नहीं हुए हैं कि उन्हें हमारी किसी टेक्नोलॉजी या बुद्धि की जरूरत पड़े। ऐसे में वो हमें साधारण जीव समझकर हमसे दूर रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा एक थियरी के मुताबिक पृथ्वी और इन सभी एक्सोप्लैनेट्स के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो स्क्रीन पर आप जो मैसेज देख रहे हैं वो मैसेज हम ह्यूमंस ने एलियंस को 16 नवंबर 1974 के दिन भेजा था, जिसके लिए हमने उस जमाने के सबसे पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया था और इसे हरक्यूलिस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद M13 स्टार सिस्टम की तरफ भेजा गया था। लेकिन M13 हमसे 21,000 लाइट ईयर्स दूर है। ऐसे में लाइट स्पीड पर ट्रैवल करने वाला ये रेडियो मैसेज अगर उन्हें मिल भी गया और वो हमें एक रिप्लाई भी देते हैं तो वो रिप्लाई हम तक आने में 42,000 लाइट ईयर्स लगेंगे। अब सवाल ये है कि अगर ये रिप्लाई आ भी गया तो क्या हम इंसान इसे एक्सेप्ट करने के लिए उस वक्त जिंदा होंगे? और अगर एक्सेप्ट कर भी लिया और उनसे मिलने के लिए हम लाइट स्पीड इंजन वाले स्पेसक्राफ्ट में बैठकर वहां के लिए रवाना भी हो गए तो भी जब तक हमारा स्पेसक्राफ्ट वहां पहुंचेगा तब तक अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स तो कंकाल बन के सड़ चुके होंगे क्योंकि वहां पहुंचने में 42,000 साल लगेंगे। घूम गया ना दिमाग? इसीलिए अब इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। अब आप हमें कमेंट्स में ये बताइए कि इस यूनिवर्स में वाकई में एलियंस एग्जिस्ट करते होंगे या फिर नहीं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये भी बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ सपोर्ट कीजिएगा। साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल रिफ्लेक्ट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।